औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान and you are watching new episode of Inside Financial Market. बाज़ार हिस्से somehow is active these days. पाकिस्तान का हर वज़ीर जो है वो अब कौंसल खेल रहा है, हर चीज़ के लिए कौंसल बन रही है. However, there is one thing, there is some steady progress which can be said to be a long-term beneficial thing for the state of Pakistan, and that is the real estate sector. आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के किस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं. बातचीत करेंगे कासिम कयूम से, उनसे हम व्यू लेंगे कि जो दुबई की मार्केट है उसमें पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ है. ये रुश्द कैपिटल के एनालिस्ट हैं, इनसे हम एक व्यू लेते हैं कि ये जो यूएई की इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट है इसको कैसे देखते हैं और पाकिस्तानियों के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. कासिम कयूम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. सर वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. यस कासिम साहब, अभी हमारी बातचीत हो रही थी टीपीएल आरएमसी के सीईओ से. उन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है एक 3 साल का चैलेंजिंग पीरियड फेस करने के बाद अब उसमें कुछ ट्रैक्शन है. बट ही वाज वेरी क्लियर कि पाकिस्तानी बाज़ार हिस्से में 1-2 महीने ट्रैक्शन रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, बिकॉज 2 महीने में बाज़ार जो है 47% बढ़ गई है. एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन के 4 से 5 साल तक बाज़ार में बेहतरी रह सकती है. हाउएवर ही मेंटेन्ड कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेगमेंट है, वो उसका जो रिटर्न है वो शायद 20% से ज़्यादा रह जाए और इक्विटी मार्केट उससे कम रह जाए. सो दिस वाज समहाउ समथिंग अबाउट द पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर. There are a number of Pakistanis who are seeking to invest in UAE. Would you want to suggest something for them? उससे पहले थोड़ा सा एक UAE की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके ऊपर अपना व्यू दे दें प्लीज़. अच्छा शान साहब, थैंक यू. अब यूएई मार्केट का कंपैरिजन पहले हम कर लेते हैं कि यूएई मार्केट जो है वो आफ्टर कोविड, बल्कि मैं प्री कोविड आपको बात करूंगा कि 2015-16 के बाद यहाँ पे एक जो कॉमन टॉक थी ना, टॉक ऑफ द टाउन, वो ये थी कि ओवर सप्लाई हो गई है यूएई के अंदर. क्योंकि हर डेवलपर जो था ही वाज कमिंग विद प्रोजेक्ट्स, और क्या हुआ कि एवरी ईयर 5-10%, 5%, 10% अंटिल प्री कोविड आपकी प्राइसेस जो थी पिछले 4-5 साल से वो नीचे आ रही थी. कोविड की वजह से एक उससे भी बड़ा जंप, एक डेप्रिसिएशन हमने देखी, और अराउंड 20-30% मार्केट जो है वो फर्दर कोविड में गिरी. ठीक है, तो प्राइसेस अगर आप उसकी कॉस्ट के हवाले से देखें या जिस पे डेवलपर ने दी तो 50-60% तक डाउन हो गई थी कोविड के दौरान. मगर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम कोविड के बाद एक दो चेंजेस आए. एक तो वापस जो वो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हुई. दूसरा ये हुआ कि लोगों का जो ट्रेंड चेंज हो गया. पहले लोग अपार्टमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे और अपार्टमेंट्स में जो वैल्यूएशन थी वो ज़्यादा ट्रेंडी थी. मगर आफ्टर कोविड या जो कोविड के दौरान जो लोगों ने ट्रेंड चेंज हुआ ना, जो देखा गया वो ये था कि अपार्टमेंट से लोग विलाज में मूव हो गए. और बड़ी मजे की बात है कि अगर आप दुबई की हिस्ट्री निकालें 15-20 साल की, तो हमेशा अपार्टमेंट का ही डिस्कशन हुई है, क्योंकि जो रेंटल यील्ड्स विलास के ऊपर होते हैं वो 2-3% से ज्यादा कभी भी नहीं हुए. तो अपार्टमेंट्स इसलिए अट्रैक्टिव थे, एक तो उनकी प्राइसेस बढ़ती थी, दूसरा आपको 7-8-9% जो है वो अपार्टमेंट्स पे रिटर्न मिल जाता था एज कम्पेयर टू विलास. मगर ड्यू टू कोविड शायद लोगों को विलास की जरूरत थी, लोग थोड़े क्योंकि पैसे भी थे लोगों के पास, तो वो हेजिटेंट थे कि वो अपार्टमेंट्स में ना रहें, और बहुत सारे लोग विलास में मूव हुए. तो इवेंचुअली पहले स्टार्ट हुए अपार्टमेंट्स की प्राइसेस बढ़नी, विलास की रेंटल बढ़नी, एंड देन प्राइसेस बढ़नी. मैं कोविड के स्टार्ट से लेकर आप अभी तक की अगर अपार्टमेंट्स की प्राइसेस देखें तो ऑन एवरेज 100% इंक्रीज हो चुकी है. ठीक है, सॉरी विलास की. ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप अपार्टमेंट्स कहेंगे तो वो 40-50% इससे ज्यादा अपार्टमेंट्स इंक्रीज नहीं हुए. दूसरा, कुछ ऐसे जो विलाज हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम पूरे दुबई की बात करें तो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट एरियाज हैं उसके अंदर, तो कुछ जगहों पे इवन 200% जो है वो प्राइसेस में इंक्रीज आई है. ठीक है, जो ये क्वार्टर गुजरा है Q3, उसकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें Q3 के अंदर, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस करते रहे, अपनी लास्ट कॉल में भी हमने डिस्कस किया कि प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं ऑलरेडी, अपार्टमेंट्स की भी और विलास की भी.
तो उसकी वजह से अब जो Q3 में मैंने इम्पैक्ट देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि प्राइसेस इंक्रीज तो हुई हैं, व्हिच इज़ अराउंड 5% ऑन एवरेज जब आप बात करते हैं। राइट, मगर बहुत सारे एरियाज़ में प्राइसेस जो हैं वो नीचे भी आई हैं, ठीक है जी। ख़ास तौर पे एक एमिरेट्स हिल्स एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह है, जितने भी आपके जो भी दुनिया के अमीर-तरीन लोग हैं, इवन पाकिस्तानी अमीर लोग हैं, वो भी उनके भी जो विलाज़ हैं, वो वहाँ पे हैं, बल्कि मेंशन्स होते हैं वहाँ पे। तो आप ये देखें कि वहाँ पे 15% प्राइस नीचे आई है। राइट, एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द दुबई जहाँ पे ओवरऑल 5% ऑन एवरेज प्राइस ऊपर गई है। राइट, तो दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट नो डाउट स्टिल अट्रैक्टिव, मगर मुझे लगता है थोड़ी-सी ओवर प्राइस है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, ठीक है। अभी ओवर प्राइस होने की एक बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है, वो एक तो वॉर थी आपकी, जो रशियन वॉर हुई, फिर पाकिस्तान से बहुत पैसा आया, जिनके पास थे पैसे, उन्होंने मूव किए पाकिस्तान से पैसे यहाँ पे और उन्होंने अपार्टमेंट्स लिए। अ, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले जो कुछ पीरियड है, शायद प्राइसेज़ यहीं पे ही मूव रहेंगी, दुबई के अंदर स्पेसिफिकली। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट जो है, वो कोई स्टॉक मार्केट तो है नहीं कि आप उसको डेली प्राइसिंग आ रही है और आप उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो राइट, यूजुअली जो अगर प्राइसेज़ नीचे भी जाती हैं, तो सेलर जो है, वो सेल नहीं करना चाहता, तो यूजुअली 100 साल-साल, 2-2 साल वो वेट करते हैं, अगर राइट। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाए तो। जी। सो एक आम पाकिस्तानी जो 2.5-3 लाख जिसके पास दिरहम हो, कैन यू से टू हिम कि वो भी कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर 7-8% की यील्ड एक्सपेक्ट कर सकता है इन DHS टाउन? देखिए बात ये है कि अब इस टाइम पे जो अपार्टमेंट एवरेज अपार्टमेंट है ना, मेरा ख़्याल है वो 1 मिलियन से ऊपर का है। ठीक ओके, है जी। अब ओके, मैं उसमें एवरेज का मतलब ये है कि मैं 1 बेडरूम की बात कर रहा हूँ। अब 1 बेडरूम अगर आप एवरेज 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे जो एवरेज दुबई के अपार्टमेंट की प्राइस है पर स्क्वायर फीट जो है वो अराउंड 13-1400 है। राइट, चलें आप थोड़े से अगर रिमोट एरिया में चले जाते हैं तो शायद 600-700-800 पर स्क्वायर फीट में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। तो आपका 8-9 अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो 8-9 लाख का बन गया और आपने 20% 30% डाउन पेमेंट करके वो ले लिया। तो प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं इस टाइम पे, आपको 6-7% के ऊपर 5 टू 6% के ऊपर अगर आपको लोन मिल रहा है, तो आप तो यील्ड एक्स्ट्रा कमा ही नहीं सकते। या, तो एक्चुअली वो जो आपने लोन लिया है, वो आपकी सारी की सारी सेटलमेंट कर देगा इनटू जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, ठीक है? राइट, तो एज़ अ इन्वेस्टमेंट तो मैं उसको कभी अब रिकमेंड नहीं करता एज़ अ इन्वेस्टर, क्योंकि वैसे हम लोग यूएस में इन्वेस्ट करते हैं एज़ अ कंपनी, हम लोग का राइट, जो मेन है। मगर जब हम ये देखते हैं कि डेट सर्विसिंग के बाद अगर इन्वेस्टर को कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, तो मुझे लगता है कि वो कोई अच्छी प्रोपोज़िशन नहीं है और एट दैट टाइम के जहाँ पर प्राइसेज़ बहुत हाई हों, ठीक है? तो प्राइसेज़ ऑलरेडी हाई हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से आपको रेंटल इनकम मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका वो सारा पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक वो बहुत अच्छी हाँ, जिसने रहना है उसके लिए बहुत अच्छी प्रोपोज़िशन है कि वो रहे, वो अपने लिए अपार्टमेंट ले और उसमें रहे एज़ कम्पेयर टू के लोग रेंटल अपार्टमेंट्स में रहें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रेंट्स आल्सो इंक्रीज़्ड अ लॉट, ठीक है राइट, ना? रेंट्स जो आम एरियाज़ में भी थे, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। ऑलमोस्ट डबल हो गए। यानी कि जो स्टूडियो आपको 40-50 हज़ार में मिल जाता था, वो अब 70-80 में मिलता है। ठीक है जी? इसी तरह 1 बेडरूम, 2 बेडरूम मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने कोविड या इन बिटवीन कोविड जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, तो उनको 2 एडवांटेज हुए। एक तो प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर गई। दूसरा, अब उनको ये एडवांटेज हुआ कि वो रेंटल जो थे, वो भी इंक्रीज़ कर गए। तो अभी अगर वो प्रॉपर्टी ना ली होती, तो वो डबल रेंट पे पे कर रहे थे इस टाइम पे मार्केट के राइट, अंदर। राइट। So you can suggest to a Pakistani कि उसको अगर दुबई में सेटल होना है या अपने हुँ, लिए जगह लेनी है और 15 जी। स्क्वायर फीट तक का उसको स्पेस रिक्वायर्ड हो, तो वो 1 हुँ। मिलियन दिरहम में कर सकता है। जी, जी, 1 बिलियन दिरहम में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसमें डेफ़िनेटली बैंक आपको लिवरेज दे देता है। आपको अराउंड अब क्योंकि बैंक्स थोड़े से क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर हैं, तो बैंक भी थोड़ा-सा प्रोफ़ाइल देख के स अराउंड 70% आपको लिवरेज मिल जाती है। ठीक है? तो मैं तो ये समझूँगा कि आपकी प्रेफ़रेंस ये होनी चाहिए कि आप प्रॉपर्टी रहने के लिए बाय करें। मगर एज़ अ इन्वेस्टर देखिए, आप एज़ अ इन्वेस्टर आपको ये नहीं सिर्फ़ देखना होता कि प्राइसेज़ ऊपर जा रही हैं, तो ओके लेट्स बाय। क्योंकि जो राइट, हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो इन्वेस्टर आके जो है ना इन्वेस्ट कर राइट, देता है और फँस जाता है। सेम विद द रियल एस्टेट मार्केट एज़ वेल, कि राइट, ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जा रही है और आप ये इमेजिन करें कि भई मैं इसमें घुसूँगा, और क्योंकि इट्स हाइली लिक्विड मार्केट।
ठीक है तो ना? जो रीट सेक्टर उसमें है अगर आप एक दफ़ा उसमें पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर सकता है विद अ स्मॉलर चंक? जी, जो रीट्स हैं जो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे रीट से ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है वो क्राउड फंडिंग का सेटअप स्टार्ट कर दिया है। आपके पास 500 दिरहम है, यू कैन ओपन एन अकाउंट एंड यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है जी। राइट, उसमें राइट, ये है कि अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जो यहाँ पे कुछ क्राउड फंडिंग है, उन लोगों ने क्या किया स्टार्ट किया है क्योंकि क्राउड फंडिंग एक है तो इल्लिक्विड ना, आपने इन्वेस्ट कर दिया, यू हैव टू वेट फॉर 2, 3, 4 इयर्स। राइट, मगर उन्होंने अब क्या किया कि उन्होंने एक सेकेंडरी मार्केट ओपन कर दी है, जो कि एवरी 6 मंथ्स वो 2 वीक्स के लिए एक विंडो ओपन करते हैं कि अगर आपको चीज़ बेचनी है, अपने आपने एक स्टेक लिया 2% है आपके पास लेट्स सपोज़ एंड यू वांट टू सेल, तो आप उसको बेच सकते हैं। और मगर उसके सामने एक बायर भी होना चाहिए। मतलब राइट, मैं आपके पास लेट्स सपोज़ आपने 2000 दिरहम की एक प्रॉपर्टी का स्टेक लिया है, अब आप वो बेचना चाह रहे हैं। राइट, तो वो बेचने के लिए लेट्स सपोज़ मैं वो खरीदना चाह रहा हूँ, तो मैं बायर के तौर पे वहाँ पे आऊँगा। आपने अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस लगा दी है, लेट्स सपोज़ इट्स ऑन डिस्काउंट और प्रीमियम। अब जिस तरह मैंने अभी क्योंकि एक कंपनी का मैं देख रहा था, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्काउंट पे लगी हुई हैं। क्यों? राइट, क्योंकि उनके रेंटल यील्ड जो अब ऑफर हो रही हैं, वो 3-4% है। ओके, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू कि जब वो प्रॉपर्टीज़ लॉन्च हुई थी तब 7-8% रेंटल यील्ड थी। ठीक है? क्योंकि वही बात है कि आपने ये देखना है कि यार मुझे अ, अब वो लोग जिन्होंने साल 2 साल पहले शायद हाई प्राइसेज़ पे या इन बिट कोविड से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ ली या इन बिटवीन अब हाई प्राइसेज़ पे ली हैं और अब वो 2 क्वार्टर के बाद बेचना चाह रहे हैं, तो उनको 10% 5% इट्स ये सेलर की अपनी मर्ज़ी है कि राइट, वो कितने राइट। पे बेचना चाह रहे हैं, कितना वो नीडी है। सही है। बट येस कासिम 500 से चूँकि आप प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहूँगा कि वो शॉर्टली अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े-बड़े नाम हैं वो यूएई में अपने कॉर्पोरेट सेटअप कर रहे हैं। सर्ल जैसा बड़ा जी, नाम यूएई के अंदर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको मूव करने के लिए उसने जगह एक्वायर जी, कर ली है। सो व्हाट इज़ जी। इट फॉर अ बिज़नेसमैन इलेक्ट्रिसिटी से लेके कंसेशंस तक के जो यूएई की महंगी लेबर है वो पाकिस्तानी कंसर्न्स को बिजनेसेस को अच्छी नज़र आ रही है। देखिए 2 जो आपको मेजर इश्यू आए हैं जो कि शायद पिछले 30-40 साल में नहीं नज़र आए थे, वो ये था कि जी अब बिज़नेसमैन कहीं न कहीं खुश था, या ठीक है ना? पॉलिटिकली जैसे भी चीज़ें चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिज़नेसमैन देखता था अच्छा यार उसको उनको पता था 5% हमारी डेप्रिसिएशन है, वो राइट 2-3 साल नहीं भी हुई, तो अगले 2-3 साल बाद वो 5% कहीं न कहीं 10-15% डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट हो जाती थी। मगर जो अब हुआ है, उसमें 2 नुकसान हुए हैं। देखें, मैं एक आम बिज़नेसमैन की बात करता हूँ जिसके पास लेट्स सपोज़ $100 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़े हुए थे। वो तो बैठा-बैठा गरीब हो गया, उसके $50 मिलियन रह गया, वो कुछ बाय नहीं कर सकता बाहर से मार्केट से, या ठीक है? अगर उसको एक्सपैंड करना है, तो उनको शायद ये एक अट्रैक्शन नज़र आ रही है कि देखें यूएई की मार्केट या जीसीसी के अंदर एक तो इट्स वेरी नियर। आप 2 घंटे, 3 घंटे की इवन तो अगर कराची से लेते हैं तो 1.5 घंटे की आप फ्लाइट लें और आप यहाँ पे आ जाएँ। सेकंडली आपकी हर चीज़ डॉलर बेस्ड है। मतलब दिरहम इज़ पेग्ड विद द डॉलर तो एक्चुअली अगर आप सोचे तो वो डॉलर में ही है सारे पैसे आपके, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। कल को अगर आपने एक्सपैंड करना है पाकिस्तान में तो आपकी वो एक एज़ अ एफडीआई कंसीडर होगी पाकिस्तान में, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बिज़नेसमैन को तो हर तरह से ये अट्रैक्शन नज़र आ रही है कि मैं अगर यहाँ पे फिर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का इश्यू नहीं है। आपने कुछ इम्पोर्ट करना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। पाकिस्तान में तो आपके 25 इश्यूज़ हैं, यस ठीक है? आपके कस्टम से लेकर आपके बाकी मामलात तक, जब तक आपकी सेटिंग्स नहीं है, आपकी चीज़ें नहीं क्लियर होती। तो मेरा ख़्याल है कि बिज़नेसमैन के लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्च्युनिटी है इस हवाले से कि वो इंटरनेशनली अगर एक्सपैंड होना चाह रहे हैं। और मैं कहीं न कहीं इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करता हूँ। हमारे देखिए नेबर्स हैं इंडिया, उनका सारा बिज़नेसमैन यहाँ बैठा हुआ है, राइट ठीक है? कोई भी आप बिज़नेस उठाएँगे, वो आपके बिज़नेसमैन हमारे बिज़नेसमैन बाहर निकले नहीं। ठीक है? वो पाकिस्तान में ही रहे हैं, पाकिस्तान से एक्सपैंड किया, किसी ने कोई बड़ा सेटअप लगा लिया है। जैसे गारमेंट्स में कुछ या शॉप्स आपको नज़र आएँगी दुबई में, कितने हैं? 5-6 ब्रांड्स हैं, उनकी भी 2-2 या शॉप्स हैं। एज़ कंपेयर टू मैं कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करूँ, उन्होंने ब्रांड्स यहाँ चलाए हैं, बाद में वो जो है ना इंडिया में लेके गए। या तो वो माइंडसेट मेरा ख़्याल है शायद इट्स अ राइट टाइम के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेंटर बना सकते हैं। आई एम नॉट फेवरिंग एनी कंट्री डेफिनिटली एज़ अ पाकिस्तानी के मगर शायद कहीं न कहीं हमें अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है
यहाँ पे बिजनेसमैन, और मेरा ख्याल है आज से 10-15 साल पहले सेम गारमेंट्स में भी हुआ कि हमारे या बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे वो उठ के बांग्लादेश गए थे, ठीक है? या तब भी यही इशू बिल्कुल हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर इश्यूज स्टार्ट हो गए एंड देन उनको मजबूर है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है ना, वो किसी गवर्नमेंट का किसी का नहीं होता, उसको अपने बिजनेस से गर्ज होती है, राइट ठीक है? वो किसी भी कंडीशन में अगर आप अच्छे हालात पेश कर दें इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को, वो उसमें काम करने के लिए रेडी होता है, ठीक है? रियली इट अब मेक्स कहीं ना सेंस। कहीं उनको, हाँ, ठीक है। कासिम कय्यूम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तफसील से हमने डिस्कस किया पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को। समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। हमें तफसील के साथ बताया अली असगर ने कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल हैं, ट्रस्ट डेफिसिट के चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जो पास के चैलेंजेस हैं वो एड्रेस होने के बाद नाउ रीट सेक्टर इज़ रेडी टू टेक ऑफ। और अगर आप मेरिट के ऊपर देखें तो पाकिस्तान में जो लोगों को चैलेंजेस रहते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट के मसाइल रहते हैं, वो इस वजह से रहते हैं कि कोई पूछताछ नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं है कि किसी बिल्डर ने कोई बुकिंग की है और उसके बाद वो गायब हो गया और फिर वो इमारत भी नहीं रहती, स्ट्रक्चर भी नहीं रहता, पेपर भी नहीं रहते, और कोई किसी की जाके कहाँ शिकायत करे, कोई जवाबदेही वाला इदारा भी जो है वो आके इन चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। बट रीट्स प्रोवाइड्स अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विच जो डेवलपमेंट एडवाइज़र है उसकी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो पैसे हैं वो बैंक के एस्क्रो अकाउंट में आ जाते हैं, बिल्डर के पास उस वक्त तक नहीं जाते जब तक वो अपने माइलस्टोन्स को मैच ना कर ले। जो कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड करना है, अभी आपके पैसे लेके बिल्डर अपने आप को ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करके खुद ही चीज़ें ख़रीद के और नुकसान में ज़मीन बेच के चला जाता है। बट इन द रीट सेक्टर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास ज़मीन का टुकड़ा चला जाता है रीट्स में जाने के बाद, और 1 रुपये का भी जो ख़र्चा है कॉन्ट्रैक्ट को जो अवार्ड करने का तरीका है वो जांचने वाली बॉडी अलग है, वो ट्रस्ट एक अलग मैनेज करता है। पैसे की डिसबर्समेंट को देखना, उसको ये जांच करना कि वो सही वक्त पे काम होने के बाद ही दिए जा रहे हैं, इसके लिए एक और बॉडी है। और अगर रेंटल रीट है तो प्रॉपर्टी मैनेजर एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है, यानी जो पैसा है उसकी मैनेजमेंट अलग है और हर सेगमेंट की मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी सेपरेट है। यूएई के मार्केट से मुतालिक हमें कासिम कय्यूम ने बताया कि पाकिस्तानी जो लोग कोविड के बाद दुबई में चले गए वो बहुत फ़ायदे में है, बिकॉज़ उस वक्त प्रॉपर्टी ने नोज डाउन किया हुआ था और जो 2% की रेंटल यील्ड है वो 8 से 10% की है। हाउएवर जो 2.5 लाख में अपार्टमेंट मिला करता था वो अब 1 मिलियन से ज़्यादा में है। और जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए भी दुबई बहुत कुछ ऑफ़र कर रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री का जो प्लेयर है वो दुबई मूव हो रहा है। सो पाकिस्तान के लिए ये एक प्लस एंड नेगेटिव दोनों तरह की सूरत हाल है कि दुबई इज़ कमिंग अप एज अ बैकअप। हमारे नेशनल स्टेडियम्स वीरान होते हैं, वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो वीरान होती है और दुबई के अंदर हमारी इंडस्ट्री जाती है। हमारे प्लेस की जो रिकॉर्डिंग है वो अब दुबई में होने लगी। सो आई वंडर इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान की जो 22 करोड़ से 30 करोड़ की आवाम का जो नंबर है वो सिर्फ शायद इसलिए रह जाए कि उसके नाम पर कर्ज़े IMF से अप्रूव हो और 8 खरब सालाना की तनख्वाह ब्यूरोक्रेसी ले और जो पेमेंट का बर्डन है वो आवाम के ऊपर रह जाए। नाज़रीन, इस तरह के तज्ज़िये एनालिसिस का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।